ब्रेक के बाद बाखबर में एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो विष निकलेगा उसका पान कौन करेगा, उसे कौन पिएगा, कौन नीलकंठ बनेगा। लेकिन मामला दिल्ली में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में, उनके साथ है मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री सुहास भगत। अब इस बीच उनकी मदद के लिए, सरकार की मदद के लिए, संगठन की मदद के लिए चले गए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी भी दिल्ली में है। नरोत्तम मिश्रा को एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वो उनकी टीम के सचिन तेंदुलकर है, संकट मोचक हैं। तो संकट मोचक के रूप में बन के नरोत्तम मिश्रा गए। उनकी भी एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लेकिन चैतन्य जी, हमारा सवाल ये था कि कौन किसको कितना नियंत्रित करेगा। अगर सीमा के कोई बाहर जाएगा तो जाहिर है कि फिर जब सारे मंत्रियों को आप तय करेंगे तो जो मंत्री नहीं बन पाएंगे उनका असंतोष कौन झेलेगा। क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री अगर कोई गलत काम करता है तो पार्टी या विधायक संगठन के पास जाते हैं, लेकिन इस अगर असंतोष में संगठन भी भागीदार होगा तो फिर वो विधायक किसके पास जाएंगे। नहीं तो वो अपना अधिकार छोड़ रहे हैं ना। दिक्कत तो ये हो रही है कि संगठन अपना अधिकार, कि अगर मान लीजिए आप सत्ता से नाराज होकर उसके पास जाते हो, वो जब खुद इन्वॉल्वमेंट कर रहा है सत्ता में, मंत्रिमंडल के गठन में, तो आप किसके पास जाओगे। ये तो वास्तव में बड़ी कठिन परिस्थिति हो जाएगी कि अगर कोई सत्ता से नाराज है तो वो किसके पास जाए। संघ के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि उसका भी दबाव, संगठन तो खुद ही लगा हुआ है कि हमारे लोगों को आप मंत्री बना दो। तो ऐसी स्थिति बहुत ही मतलब ये आप समझ लीजिए कि बड़ी विषम परिस्थिति है इस समय मध्य प्रदेश में। और यही कारण है कि पिछले 3 महीने से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। दिक्कत क्या है कि विष्णुदत्त शर्मा भी संघ की पसंद है और मुझे लगता है कि ऊपर से इस तरह के उनको इशारे होंगे कि आप सत्ता पर भी अपना कुछ अंकुश बना के रखें। नहीं तो ऐसी स्थिति नहीं है कि बीजेपी में संगठन का जो मुखिया है वो इतना प्रभावशाली हो जाए कि मुख्यमंत्री को के साथ वहां दिल्ली जाके और ये खेल कहां तक चलेगा, कौन प्रभावशाली है कौन नहीं होगा। क्योंकि राजनीति में जो लोग धीमे चलते हैं वो लंबा चलते हैं, जो तेज चलते हैं, जो जल्दी बैटिंग करते हैं, T20 की तरह खेलते हैं, वो रन तो बनाते हैं लेकिन उनकी पारी बहुत लंबी नहीं होती। मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, विषम परिस्थितियां हैं, मंत्रिमंडल के लिए मंथन हो रहा है, विस्तार के लिए मंथन हो रहा है, विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। इस पूरे खेल में कौन कितना लंबा चलेगा, संगठन को कितनी वाहवाही मिलेगी, शिवराज सिंह को कितनी वाहवाही मिलेगी, और नाराज लोग किसके माथे पर ठीकरा फोड़ेंगे जो सरकार में नहीं बनेंगे, आपकी राय। मुझे लगता है कि राघवन जी, वाहवाही मिलने से ज्यादा इस बात के प्रयास रहेंगे सत्ता संगठन की कौन कितना बचा जाए को भाजन से। क्योंकि दावेदार बहुत हैं, 10 दावेदार तो लगभग मंत्री पद के सिंधिया समर्थक है ही, और भाजपा में भी लगभग 40 लोग ऐसे जो 4 बार 5 बार 6 बार के जीते हुए हैं। बस परिस्थितियां विपरीत है। और पिछला अनुभव है कि कमलनाथ सरकार का जब गठन हुआ तो सीनियर मंत्रियों KP सिंह, यदुल सिंह कसाना, बिसाहू लाल और भी जितने सीनियर थे उनको ना लेके 2 बार के जीते विधायकों को मंत्री बना दिया, वो भी कैबिनेट। उसी दिन नींव रखी गई थी सरकार की अस्थिरता की। तो अभी भी यही परिस्थिति है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। संगठन भले ही नया नेतृत्व उभारने की बात करे, लेकिन जिस तरीके की कांग्रेस आक्रामक है और परिस्थिति है उसमें जो तो अनुभवी नेता है उनको मंत्रिमंडल में होना जरूरी है, खासकर कैबिनेट में, विधानसभा के अंदर। क्योंकि कांग्रेस अभी जब तक 24 सीटों के उपचुनाव नहीं हो जाते तब तक सरकार को परफॉर्म भी तो करना है, सरकार को अच्छा काम करके दिखाना भी है। अगर मंत्रियों के पास तजुर्बा नहीं होगा तो फिर वो कैसे सरकार को चला पाएंगे, कैसे अफसरों को नियंत्रित कर पाएंगे, कैसे सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतार पाएंगे। इसके लिए मंत्रियों का तजुर्बेकार होना भी जरूरी है, क्योंकि ये मौका आपके परफॉर्मेंस को लेकर भी, क्योंकि आप 24 विधानसभा के उपचुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं, क्या आपकी उपलब्धि है। अभी तो सरकार के खिलाफ चीजें हैं, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कोरोना वायरस के चलते परेशान हैं। ऐसे में सरकार खुद ही दिक्कत में है। ऊपर से अगर नए मंत्रियों के नाम पर नए विधायक आ गए तो फिर दिक्कत बढ़ने वाली है। राघव जी, केवल एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने इस पर बहस भी कराई थी कि कांग्रेस सरकार के जो नए मंत्री थे उन घोटालों को क्लीन चिट पे सिग्नेचर कर दिए जिनको लेकर कांग्रेस सत्ता में आई, जो मुद्दे उठाते थे, चाहे वो जितने भी घोटाले वृक्षारोपण का हो, सेस का हो, और भी कितने घोटाले थे, जिसपे कांग्रेसी मंत्रियों ने उस समय जो नए मंत्री थे उन्होंने उसमें पहले विधानसभा क्लीन चिट दे दी। तो वो जो अनुभवहीनता थी उसके कारण कितनी बैकफुट हुई, दिग्विजय सिंह ने कितने बयान दिए, कितना उस पर छीछा लेदर हुई सरकार की। अनुभवी मंत्री होते तो ऐसा नहीं हो पाता।
तो अभी जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ये सर्जरी तब संभव हो पाती जब पार्टी बहुत बहुमत हो, जब 165, 175, 145 विधायक आ रहे थे। अभी वो स्थिति नहीं है, अभी बहुत संतुलन बना के चलना पड़ेगा और उसमें अनुभव बहुत काम आएगा विधानसभा के अंदर, कैबिनेट के अंदर और अभी उपचुनाव के अंदर एक संदेश बनाना है पार्टी। क्योंकि कांग्रेस कमजोर नहीं है, 92 विधायक उनके भी हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार को वो विधानसभा में आराम से चलने देगी या सड़क पर भी। मैं लौटता हूं के पास। राकेश दुबे जी, दरअसल तजुर्बे का भी अपना रोल होता है सरकार चलाने में। अगर आपने नए लोगों को दबाव के तहत ले भी लिया तो 24 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। सरकार किन मुद्दों को लेकर, कौन सी उपलब्धियों को लेकर जाएगी? क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि असफलताओं की फहरिस्त बहुत सारी है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कोरोना वायरस के चलते बेकारी बढ़ रही है, बेरोजगारी है, अफसरों में एक तरह से निरंकुशता है और ऐसे में पार्टी के भीतर का ये की अंतरकल है, ये कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी बीजेपी को नुकसान के में ले जाएगी, यानी घाटे का सौदा रहने वाला है। आपकी राय? आजकल हर दिन बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ये जो बयान आ रहे हैं ये हर दिन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह की चालेदार सरकार की हो रही है वो बीजेपी के लिए माइनस ही है। और अगर अभी नए विधायकों को मंत्री बना दिया और वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई वो दिन दूर नहीं कि जिस तरह कमलनाथ की सरकार गिरी है उस तरह के सीजन फ्लोर पर शिवराज की सरकार धराशायी दिखे। ये स्थिति बहुत तेजी से बदलती जा रही है। इसलिए मुखिया जो संगठन के हैं उनको सोचना चाहिए कि वरिष्ठों का सम्मान और छोटों को प्यार का जो फार्मूला था उसको लेकर चले। छोटों के पास फिर मौके आ जाएंगे, लेकिन अगर सरकार एक विधानसभा के उपचुनाव तक तो ये मानना चाहिए, क्योंकि उसके पहले अगर आप बहुत रायता फैला देंगे, बहुत इसको मचा देंगे तो बीजेपी को दिक्कत होने वाली है। कांग्रेस निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएगी और उसको उठाना भी चाहिए, क्योंकि जो विवाद पहले कांग्रेस में थे अब वो विवाद युवाओं के नाम पर बीजेपी के संगठन और सरकार के भीतर हो रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, बल्कि तीनों मेहमानों से सवाल है कि बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे होनी चाहिए। आप पहले युवाओं को ले आए संगठन में, फिर धीरे से सरकार में लेकर आए। अगर युवाओं को भी आप संगठन में लेकर आएंगे और उसी समय इस कठिन मौके पर सरकार में भी नए लोगों को लेकर आएंगे तो फिर दोनों तरफ जब नए लोग होंगे तो अनाड़ीपन ज्यादा होगा। आपके सामने 24 विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसके बाद आपको सरकार भी चलानी है। आर्थिक संकट है सरकार के पास, पैसा नहीं है खजाने में, न राज्य के पास न दिल्ली के पास। ऐसे में तजुर्बेकार अगर मंत्री होंगे तो वो अफसरों को भी समझाएंगे, ठीक से काम ले लेंगे, जनता के काम भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी समझा लेंगे, संगठन को भी एक तरह से समन्वय करके काम कर लेंगे। नए लोग जो हैं वो शायद उतना काम नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नए लोगों को नहीं लेना चाहिए, बल्कि नया खून तो होना चाहिए, लेकिन दोनों में तालमेल जरूरी है। और आप जो भी करें वो अगर सड़क पर निकल कर आएगा तो सबको नुकसान है। अभी तो बीजेपी की सारी बातें मुट्ठी बंद थी, वो खुलने लगी है, विवाद हो रहा है और संगठन सरकार पर हावी है। आपकी दो टुक टिप्पणी, फिर मैं चेतन जी के पास आऊंगा। समय खत्म हो रहा है, इसलिए संक्षेप में आपसे बातचीत। ने कहा कि इतना भारी भरकम मंत्रिमंडल बनाइए जी, कुछ वरिष्ठ लोगों को रखिए और काम चलाइए, चुनाव जीतिए और सरकार को मजबूत कीजिए। अभी तो हो ये रहा है कि भारी भरकम मंत्रिमंडल बनाने के इरादे में ही ये सारे का सारा रायता फैल रहा है। बेहतर है छोटा मंत्रिमंडल और अनुभवी मंत्रियों का मंत्रिमंडल बनाए और उपचुनाव पर अपने को कंसंट्रेट करे बीजेपी। और सरकार और संगठन के बीच एक मर्यादा की लाइन रहे, भले वो पतली सी लाइन हो, लेकिन सरकार के काम में संगठन दखल ना दे। सरकार को वो सलाह दे सकता है, लेकिन अगर आप उसमें दखल देंगे तो फिर सरकार थोड़ी सी अकबका जाएगी, काम ठीक से नहीं कर पाएगी और परफॉर्म नहीं कर पाएगी। चेतन जी, आपकी इसमें राय, जैसा राकेश जी कह रहे हैं कि अभी तो आप संतुलन के साथ काम करें, चुनाव जीतें और फिर उसके बाद सरकार बेहतर परफॉर्मेंस दे ताकि सरकार की साख बने। आपकी राय? नहीं, ये बात तो सही है कि अभी जो विषम परिस्थिति है उसमें आपको अनुभव को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा, लेकिन मेरा सोचना ये भी है राघवन जी कि अगर आप नए लोगों को आगे नहीं लाएंगे तो उनको अनुभव कैसे मिलेगा? लेकिन मौका कौन सा है चेतन जी? किस मौके पर? इस मौके पर जब आप रस्सी पर चल रहे हैं? इस मौके पे आपको निश्चित तौर पर अनुभव को महत्व देना पड़ेगा और सीनियर लोगों को मंत्रिमंडल में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 24 जो सीटों का चुनाव है ये आपकी दशा और दिशा दोनों का निर्धारण करेंगे कि सत्ता रहती है कि नहीं रहती है। सवाल ये सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तलवार की धार पे हैं दोनों दल, और अगर बीजेपी अगर 20 सीटें जीत जाती तब तो वो एक अच्छी स्थिति में आएगी, और अगर 8-10 सीटें जीतती तो फिर उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? सरकार बच सकती है, लेकिन 8-10 सीटें जीतेगी तो बीजेपी की साख गिरेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी आपका भी,
राकेश दुबे जी आपका भी और देवदत्त जी आपका भी कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि बीजेपी में शिवराज सिंह की सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होना है 30 जून यानी कल या 1 जुलाई को विस्तार की संभावना है। अटकलें बहुत तेज हैं। मंत्रिमंडल में नामों को लेकर भी विवाद की खबरें, लेकिन जो अंदर खाने की खबर ये कि ये अफवाहें हैं, इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आग कहीं है तो धुआं जरूर निकलता है। हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर है जो इस विवाद को जन्म दे रहा है। इस विवाद से जो विष होगा उसे कौन पिएगा, ये मंत्रिमंडल विस्तार के बाद देखेंगे। संगठन या सरकार बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे वही कोविड-19 के बारे में, यानी कोरोना वायरस के बारे में। दरअसल कोरोना वायरस की जो महामारी है उसमें बच्चों की त्वचा का लाल हो जाना और उस पर सूजन आना भी एक तरह का खतरनाक संकेत है। लेकिन शोधकर्ताओं ने बताया कि इसे आप कोरोना वायरस के संक्रमण से नहीं जोड़ सकते। बच्चों में इस लक्षण को वैसे कोविड टोज नाम दिया जा रहा है। एक अध्ययन में बताया गया कि जिन नवजात बच्चों में ये लक्षण पाए गए उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव आई। स्पेन के लाफे विश्वविद्यालय अस्पताल के शोधकर्ताओं ने 32 रोगियों पर यह रिसर्च की, जिसमें 20 बच्चे और किशोर थे। यानी शोध 9 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच किया गया था। कोविड-19 पर पहले किए गए शोधों के आधार पर उन्होंने कहा कि त्वचा के इन लक्षणों को किशोर और बच्चों में SARS-CoV-2 के संभावित लक्षण माने गए। बहरहाल जामा डर्मेटोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित शोध में बताया गया कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं पाए गए हैं जो त्वचा की समस्या को कोविड-19 से संबंधित बताते हो। अध्ययन में कहा गया है कि हम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये त्वचा की समस्या क्यों होती है। दरअसल इसके लिए उन्होंने रोगियों में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए RT-PCR जांच और लक्षण के लिए संभावित मूल का पता लगाने की कोशिश भी की, खून की जांच करके। लेकिन 6 रोगियों पर जो ऊतक नमूने का विश्लेषण किया गया उसमें कहा गया कि ये सब चीज़ों को आप कोविड-19 से जोड़कर नहीं देख सकते, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चिंता की बात जरूर है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ये कोविड-19 तो कम से कम नहीं है। बाखबर के इस रंग में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।